वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम लोग सारे समस्त कोर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसी क्रम में इंडियन पॉलिटी का ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम आज जो चैप्टर देखेंगे वो पंचायती राज, नगरीय स्वशासन संस्थाएं तथा साथ ही साथ आपातकालीन उपबंध को भी देखेंगे एमसीक्यू के जरिए। और जो जो क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपको फैक्ट होंगे या जानकारी होंगी, मैं भरसक देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज लेक्चर नंबर 7 का। निम्न में से किस समिति ऑब्लिक आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश करी थी? तो इसमें देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये पंचायती राज से समिति है। अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज समिति है। जीवी के राव समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित समिति है। ठीक है, सरकारी आयोग इससे संबंधित समिति नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये 3 समितियां हैं, तो हमारा एक ऑप्शन तो वैसे डिडक्ट हो गया। जिसमें न्याय पंचायतों की जो बात करी है ना, ये करी है अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, ओके, अब बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली समिति थी। ठीक है, पंचायती राज से गठन से संबंधित। ठीक है, उसी क्रम में जीवी के राव समिति का गठन हुआ। ठीक है, कुछ सुधार संबंधित। ठीक है, इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नलिखित में किसमें उल्लेख है? देखिए, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ राज्य सरकार को दिए गए हैं, कुछ समवर्ती में डाले हैं, कुछ अवशिष्ट हैं। तो माफ़ कीजिएगा, संघ सूची में जो विषय है उनकी संख्या है 100। ठीक है, ये आपको सेंटर सी से लिख देता हूँ मैं। राज्य सूची के विषयों की संख्या है 61, इसको मैं एस से लिख देता हूँ। समवर्ती, इसको लिख देता हूँ समवर्ती। ठीक है, समवर्ती की सूची संख्या है 52। ठीक है, तो ये हो गया आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय। तो अब इन विषयों में जो 61 विषय हैं, उनमें जो ये पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, अब इसको राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, मतलब पंचायत या नगर पालिका, जो आपका लोकल गवर्नमेंट की बात करी जा रही है। ठीक है, इसका जिक्र हमारे संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, आर्टिकल 243 में जिक्र किया गया है। ठीक है, पंचायतों का गठन और नगर पालिका संबंधित। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी आर्टिकल भी आपको सामने में लाता जाऊंगा जब भी जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, ठीक है, लोकल आपका स्वास्थ्य देखभाल करना ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में। ठीक है, तो ये बिल्कुल है। स्वच्छता का प्रबंध बिल्कुल है। ठीक है, जन उपयोगी सेवाएं, आपका कोई भी गवर्नमेंट की आपके कोई भी पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट का कोई भी आपकी योजना आती है, ठीक है, उसका सारे को क्रियान्वयन करना, वो आपको जन उपयोगी संबंधी सेवाओं को प्रभावित करना भी ये स्थानीय स्वशासन कार्य होता है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं होता, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना पुलिस का काम होता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 3 का डी। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप आंसर नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसको डिस्क्राइब इतना कर देता हूँ कि इसी में आंसर हो सकता है, मैं आंसर टिक ना करता हूँ, बट इतना डिस्क्राइब इतना कर देता हूँ कि इसका क्या कहते हैं आंसर निकल आता है। तो अब मैं ध्यान रखूँगा कि मैं लास्ट में कुछ डिस्क्राइब करने के बाद आंसर भी बताते हुए जा सकूँ। ठीक है, जिनको कह रहा हूँ वो शायद समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है? ठीक है, ये पंचायतों की बात कर रहा है। तो पंचायतों में जो आर्टिकल 243D है, देखिए मैं अब आर्टिकल आपको बनाना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अब आर्टिकल बताऊँगा। ठीक है, तो आर्टिकल जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीज़ हो जाएगा। देखिए, अब पहली बात करते हैं पंचायती। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों का जो आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है 243A से लेकर, ठीक है, 243O तक। मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ। ठीक है, 243A से लेकर 243O तक। अब इसमें क्या है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है उसका स्थान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 43 का डी में इसका स्थान आरक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43 का डी, 243 का डी। जैसे अब ए से ओ तक है, ए बी सी डी, इस प्रकार से आएंगे तो ओ तक जाएगा। तो इसी बीच में एक आता है 243D, जिसमें इनका
स्थान आरक्षण करने की बात करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 243 का डी। इसी प्रकार अगर नगर पंचायतों की बात करता है, नगर पंचायतों में, ठीक है, तो नगर पंचायतों में जो ये आरक्षण का प्रावधान, अच्छा अब आर्टिकल पहले बता देता हूँ फिर उसमें आरक्षण का प्रावधान बता देते हैं। तो मैंने जो ग्राम पंचायतों में आरक्षण बताया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल बताया, वो है 243A से लेकर 243O, ठीक है। ये तो ग्राम पंचायत का होगा। अब नगर पंचायत का ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा, तो पी से स्टार्ट होगा। 243 से लेकर ये आएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा 243 जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी और जेड जी। तो ये जाता है आपका जेड जी तक। मेरी बात समझ गए? पी से स्टार्ट होगा 243 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद स्टार्ट हो जाएगा जेड ए, जेड डी, सॉरी जेड बी, जेड सी, जेड डी और जेड जी। तो ये जेड जी तक आता है। तो मेरी बात समझ गए? ये पंचायतों का है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है और लोअर पीसीएस एग्जाम में भी आ रखा है। अच्छा, इसमें क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो इस वाले में जो आरक्षण संबंधित प्रावधान है वो 243 का डी में है, लेकिन जो इनका है, जो अपना ग्राम नगर पंचायत में जो आरक्षण का प्रबंध है वो 243 टी में है। देखो PQRST आएगा ना, तो टी आएगा, तो इसमें प्रावधान। तो ये 2 आर्टिकल आपको याद रखना है और ये तो संपूर्ण आर्टिकल आपको याद रखना ही रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। तो 1992 द्वारा इसको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिए है तो। देखिए ये आयु वाला जो आता है ना, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक हो गया। कभी कभार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की आयु क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री लोकसभा या लोकसभा का होना चाहिए लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो लोकसभा का तो 25 वर्ष की आयु, ठीक है, मिनिमम 25 वर्ष की आयु होगी, ठीक है। और दूसरा आपका लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक है। ये कुछ आयु है जिनको आप याद रखना आवश्यक है। और प्रधानमंत्री को स्पेशल जिक्र नहीं, लोकसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए एमपी बनने के लिए 25 वर्ष है तो वो हो जाएगा। राज्यसभा का होता है तो 30 वर्ष, ठीक है। और आपको प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये कुछ है जिनको आपको याद रखना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का सी। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो एलन सिंघवी समिति है बिल्कुल सही है, अशोक मेहता समिति बिल्कुल सही है, सादिक अली समिति बिल्कुल ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, जो ये दिनेश गोस्वामी समिति है ना, इसका संबंध हो जाएगा आपका चुनाव सुधार से। ठीक है, कभी एग्जाम में आ सकता है, चुनाव सुधार से हो जाएगा। तो ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ए, दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायतों का संगठन क्या है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो राज्य के नीति निधि तत्व हैं, आर्टिकल 40 में इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो सब कुछ जिक्र 243 में ही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 243 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इसमें बहुत ज़्यादा डीप में पूछता है कि 243 के कौन से उसमें है, तो पंचायतों, जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत से संबंधित जो कार्यकाल संबंधित आर्टिकल है 243E। ठीक है, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित हो गया। और नगर पंचायत से जो कार्यकाल का जिक्र है वो हो जाएगा 243U। ठीक है, तो इतना डीप में शायद नहीं पूछना चाहिए, बट एग्जामिनर का मूड है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारा जो बता के निकलना फर्ज है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वैसे जिक्र है 243 में इसका जिक्र है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए महिलाओं का जो आरक्षण है 50% कर दिया था? ये खंडूरी जी द्वारा 2008 में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायतें द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? ठीक है, ये सब बिक्री कर, ये सब स्टेट सेंटर का मामला है। ये जो स्थानीय मेले हैं इन पे जो कर है ये अब संग्रहित किया जाता है। ठीक है,
पंचायतों का चुनाव जो कार्यकाल की बात करी है प्रत्येक 5 वर्ष में, इसका आंसर सही हो जाएगा बी। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था तो उसके प्रमुख थे, तो ये जो आपको बताया जो पहली समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है, तो सामान्य काल इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में 1959 में नागौर में, ठीक है। ओके, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची है और 12वीं अनुसूची, देख 11वीं में है ग्राम पंचायत, ठीक है, और 12वीं में है आपकी नगर पंचायत, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो 243 में है, जिसमें ये लिखा गया है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों को चुनाव संबंधित चुनाव कराएगा तथा उससे संबंधित नियम कानून को बनाएगा, संहिता लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका जिक्र 243 के में किया गया है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1916 में, ठीक है, 1916 में। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। 1916 में, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो इससे ये भी आंसर निकल आएगा आपका कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत किस कमिश्नर के समय पर हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, राज्य में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो पंचायत जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993, ठीक है। तभी से ये 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आ भी रखा है, हो सकता है 12 तारीख को फिर से आ जाए, 12 फरवरी को। ओके, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है, तो आपका भाग 9 में है, ठीक है। आर्टिकल 243 से प्रारंभ होता है। ओके, उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सी संस्था प्रत्यक्ष राजतंत्र के लक्षणों से युक्त है, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम आदि आता है, ये सभी हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का डी, ठीक है। ये बी लिख रखा है, इसको डी कर लीजिएगा। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है अगर स्टूडेंट, जिसमें अपने इसमें भी आपको नोट्स मिलेंगे और उसमें भी आपको वीडियोस का लिंक मिलता रहेगा, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। और कुछ क्वेरीज है तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर हमसे बात करके अपनी क्वेरीज को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होगा कि सिर्फ स्टडी संबंधित बातें होंगी, अपना विचार, पर्सनल विचारों का कोई उसमें योगदान नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पंचायती राज से है। चलिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये 2016 में पारित किया गया था, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो पंचायती राज जो प्रणाली है वो है आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, मतलब सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, केंद्रीकरण नहीं करना कि सत्ता सिर्फ एक इंसान के हाथ में ना रहे, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, विभिन्न लोगों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 का बी। 25वां क्वेश्चन कहता है स्थानीय निकायों के कार्य प्रणाली के संबंध में एलम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था, तो एलम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। ओके, भारतीय संविधान का भाग 9 क किससे संबंधित है, तो भाग 9 जो है वो है पंचायतों से संबंधित, भाग 9 का क संबंधित है नगर पालिकाओं से। अगर 9 का ख होगा, 9 का ख पूछता है तो वो हो जाएगा सहकारी समितियों के गठन से, ठीक है। ओके, चलिए, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़कर 50% कब किया गया, मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था, खंडूरी जी के समय, मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे, वर्ष 2008 में। ओके,
अगला क्वेश्चन, ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? जो आपका ब्लॉक प्रमुख होता है उसका निर्वाचन, ये आपका ग्राम पंचायत वाली बात कर रहा है, तो ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक प्रमुख होता है। तो ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन पंचायत, जो ग्राम पंचायत होता है, पंचायत के सारे सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। ओके, ग्राम पंचायत के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र होगी, मैंने को बता दिया, 21 वर्ष। अशोक मेहता समिति संबंधित थी, तो आपको पता ही है, पंचायती राज से संबंधित। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के किस संविधान के संशोधन द्वारा दिया गया है? तो पंचायत संबंधित आपको पता ही है कौन सा है, तो ये है आपका 73वां संविधान संशोधन। अगर नगर पालिका से बात करते हैं तो 74वां हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1992। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पंचायती राज से, जिसको आपको निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, देखिए आपातकालीन उपबंध के को क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपातकालीन उपबंध का जिक्र आर्टिकल 352, ठीक है, और एक सेकेंड, आर्टिकल 356, ठीक है, 52 में 4 जोड़ेंगे 56 मिल जाएगा, 56 में 4 जोड़ेंगे मिल जाएगा 360। इन 3 आर्टिकल में इनका जिक्र है। तो 352 में बात की गई राष्ट्रीय आपातकाल की, 356 में बात की कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने के लिए, और 360 में बात करेगी वित्तीय आपातकाल की। तो ये है, इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है आपातकालीन उपबंध। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये जो अवधि बढ़ाने का जो भी है ना, राष्ट्रपति बढ़ाता जरूर है, राष्ट्रपति बढ़ाता जरूर है, लेकिन वो क्या है कि करता है संसद के द्वारा, जो अनुमोदन के बाद ही कुछ कर सकता है। ठीक है, स्वयं राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, सब कुछ संसद के अनुमोदन। संसद में लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति आता है। ठीक है, मैं प्रेसिडेंट को PR से लिख रहा हूँ, तो लोकसभा राज्यसभा की कंबाइन संस्तुति के बाद राष्ट्रपति इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, ओके। संविधान के अनुच्छेद 356, अब देखो 356 का जिक्र आते आपके दिमाग में जाला जा रहा है कि ये राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। ठीक है, अब के इसके बारे में क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति किसी राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, तो कितने समय के अंदर वह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने चाहिए? देखिए मैं आपको तीनों चीज़ बता देता हूँ, तीनों चीज़ आपको बता देता हूँ, इसका आंसर तो बाद में निकालेंगे, मैं तीनों चीज़ बता देता हूँ क्योंकि अभी तीनों का जिक्र आएगा। 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन है वो आपका मिनिमम जो है उसका जो समय है आपका 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का जो है वो 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है, 30 दिन या 1 महीना के अंदर। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न अनुमोदन होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ये तो ये हो गया। दूसरा है 356 जो राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, इसका अनुमोदन 60 दिन के अंदर होना चाहिए। ये रिटर्न या मौखिक दोनों रूप में चलता है। और 360 जो वित्तीय आपातकाल की बात करता है, इसका भी 60 दिन, ठीक है, या 2 महीना। ठीक है, रिटर्न में अनुमोदन चाहिए, रिटर्न नहीं है इसका मौखिक भी चलेगा, इन दोनों का मौखिक चलेगा। जो पहला वाला है ना, पहला वाला, इसका रिटर्न में अनुमोदन चाहिए। तो ये 30 दिन 60 दिन 60 दिन 30 60 60, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 2 महीना। तो इस तरीके से इनका अनुमोदन हो जाना चाहिए। एक बार राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति शासन लगा के भूल जाइए, नहीं, उससे पहले उसका 60 दिन के अंदर अनुमोदन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 60 दिन मतलब 2 माह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 356 की बात कर रहे थे कि संविधान के अनुसार 356 आता है, दिमाग आपका जाना चाहिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका कथनों विचार करना है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है कि भाई उच्चतम न्यायालय इस चीज़ की जांच करेगा कि भाई आपने 356 लगाकर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया है, लेकिन वो सही लगाया गलत लगाया, कि मतलब उसका जो बेस था, ग्राउंड था, कौन से ग्राउंड पर लगाया। ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो स्टेट सेंटर के बीच में और जाके लगा दिया, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी बीच में चल रहा है और जाके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद बिल्कुल ठीक है कर सकता है। तो ये देखने का काम किसका है, न्यायालय द्वारा है। ओके, इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा निलंबित की जाती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारे के सारे अधिकार आ जाते हैं राज्यपाल के पास।
इस उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। बिल्कुल जैसे आपको बताया कि जो 356 लगेगा तो 2 माह के भीतर अनुमोदन करना चाहिए या 60 दिन के अंदर, ठीक है। 60 दिन या 2 माह एक ही बात है, ठीक है। 352 में 1 माह और 360 में 2 माह, याद याद रखिएगा, ठीक है। 30 दिन 60 दिन 60 दिन, 30 दिन 60 दिन 60 दिन, ठीक है। 1 माह 2 माह 2 माह, तो माह और दिन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तीनों मेरे को ठीक लग रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अब देखिए, मैं आपको 3 आर्टिकल बता दिए। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 356 आ जाएगा, राज्य में आपातकाल, ठीक है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है, ठीक है। ये 3 तो खत्म हो गए। अब बचा है 355, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 355। इसमें लिखा गया है, इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति संबंधित राज्यों की रक्षा करेगा केंद्र सरकार, संघ सरकार, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, तो किस में राष्ट्रीय आपात, मतलब अब ये राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है आर्टिकल 352 की। तो आर्टिकल 352 में किस बात में है? बाह्य आक्रमण, कोई विदेशी आक्रमण हो गया, ठीक है। और इसमें जो आंतरिक अशांति वाली बात कर रहा है ना, ये आंतरिक अशांति नहीं है, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कर दिया था, बट बाद में इसमें संशोधन करके बोल दिया है कि सशस्त्र विद्रोह। अगर यहाँ पे सब जिक्र होता है ना सशस्त्र विद्रोह, कि घर के अंदर आंतरिक आंतरिक अशांति तो हो गया, लेकिन सशस्त्र विद्रोह होना आवश्यक है। जैसे आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं, मान के चलिए अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन लगभग ये 1 साल से ज़्यादा के समय ये चला था, ठीक है, आंदोलन। लेकिन किसी भी किसान ने वहाँ पर हथियार नहीं उठाए थे, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह ना होने के कारण वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया था, और सरकार उम्मीद कर रही थी किसी तरह से सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आपातकाल लगाकर इसको तहस नहस कर दी, इस आंदोलन को। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा आपको एग्जाम्पल देने से मतलब था, उसको तथ्यों से नहीं जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंतरिक अशांति से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह होता तो उसका ये सही हो जाता। बाह्य आक्रमण ठीक हो गया, ये नहीं होगा। सांप्रदायिक संघर्ष का कोई मतलब नहीं, सांप्रदायिक संघर्ष को लोकल लेवल पर निपटा लिया जाता है, ठीक है, लोकल पुलिस का दायित्व करता है। युद्ध का बिल्कुल ठीक है, युद्ध आप किसी प्रकार का बाह्य हो कैसा भी युद्ध युद्ध का होता है, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 1 और 4, तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही सी दिख रहा है सही मेरे को, ठीक है। देखिए, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ये आंतरिक अशांति, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कर दिया था, इंदिरा गांधी और गवर्नमेंट को जो आपातकाल का, इमरजेंसी का जो माना जाता है उनका कार्यकाल को, ठीक है, उसमें आंतरिक अशांति किसी प्रकार की, थोड़ा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुए, आंतरिक अशांति के नाम पर लगा दिया भाई आपातकाल। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया तो सशस्त्र विद्रोह सब जोड़ा गया। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। असांप्रदायिक संघर्ष का मतलब नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल से, वो तो लोकल लेवल में निपटा लिया जाता है। हाँ, बाह्य आक्रमण हो गया किसी देश पे तो बिल्कुल लगाया जाएगा। ये 352 एक बहुत वाइड विषय हो जाता है, ठीक है। और युद्ध का तो बिल्कुल रहेगा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से इसको उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेन करने में सफल रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मूल अधिकारों 20 और 21 को छोड़कर स्थगित कर सकता है, ठीक है। 20 और 21, ठीक है, इनको छोड़कर स्थगित करने की जो क्षमता है वो राष्ट्रपति के पास है, वो देता है आपको आर्टिकल 359। 352 लगता ही ये ऑटोमेटिक याद लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 359 में आप माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो 20 कहता है दो सिद्धि से निवारण, और 21 प्राण एवं दैहिक क्षमता, आप किसी को जीने का अधिकार नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये आपके दोनों में जिक्र है। तो ये 359 इसका कहता है कि इन दोनों को आप नहीं छीन सकते, इसके अलावा सारे मूल अधिकार निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो आज का ये सेशन है जो पॉलिटी का क्लास नंबर आपकी 8 है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। माफ़ कीजिए, क्लास नंबर 7 चल रही है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जिक्र है, जो आपको मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 360, जो अभी तक एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है। तो ये थी हमारी क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आपकी आगामी एग्ज़ाम में थोड़ी मदद करेगी। और ठीक है, बने रहिए स्टडी @ उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।